नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि एमजीसीआई आपके लिए सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आया है, जिसमें अभी तक हमने बात करी थी 2023 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसी कड़ी में आज हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हम बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है एबीसी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, या भली बात ही जानते हैं, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रुप की? एबीसी ग्रुप की बात चल रही है। और विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि ये बात होने वाली है 8 अगस्त 2022 के क्वेश्चन पेपर की, और उसमें भी बात होने वाली है शिफ्ट नंबर 2 की, जिसमें आपके एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एमजीसीआई की जो टीम है इसको अच्छी क्वालिटी के साथ देने के लिए सभी सर लोग आपके सामने जैसे 2023 के पेपर लेकर आए थे, उसी क्रम में यह कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन कराऊंगा इस पेपर में, देन उसके बाद श्री अरविंद शर्मा सर आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर कराएंगे, देन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पेपर आपको श्री विजय जाट सर करवाएंगे। तो इसी क्रम में ये चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी क्लियर हो गई होगी। फिर मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि हम 2023 के सीयूटी के एबीसी ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं 2022 के एबीसी ग्रुप के पेपर, ठीक है, जिसकी डेट मैं बता रहा हूं फिर से आपके लिए जानकारी के लिए, 8 अगस्त 2022। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर से इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान रहे हम लोग क्वेश्चन पेपर को उसी फॉर्म में सॉल्यूशन दे रहे हैं जिस फॉर्म में आपके एग्जाम में आया था। हमने नंबरिंग भी चेंज नहीं करी, ताकि आपको जब इसकी लिंक पर पेपर मिले तो आप उससे मिलान कर सको और संतुष्ट हो सको, इसलिए हमने यहाँ पर नंबरिंग भी चेंज नहीं की है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूसा स्नोबॉल इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, तो जो पूसा स्नोबॉल है किसकी एक सुविख्यात किस्म है? तो हम बात करें भाई पूसा स्नोबॉल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास पत्ता गोभी आई है, तो इसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म है, दैट इज पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता की अगर हम बात करें तो ये पत्ता गोभी की बहुत फेमस वैरायटी है, और ये अच्छी किस्म है किसके लिए? प्रतिरोधिता दर्शाने के लिए। तो ये ब्लैक रॉट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी, आपको यहां से ये पॉइंट याद रखना है। ये पत्ता गोभी में जो ब्लैक रॉट होता है उसके लिए यह रेजिस्टेंस वैरायटी है, प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। देन हम बात करें, अगली बात यहां पर देखने को मिलेगा कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो फूल गोभी में भी कई सारी वैरायटीज होती है, जैसे पूसा चेत की है, ठीक है, आपने नाम सुन रखा होगा, पूसा चेत की है, पूसा दीपाली है, अरली कुवारी, काशी कुवारी, ये सब कुवारी है। कुवारी रहने दो, तुम इधर ध्यान दो। कॉलीफ्लावर की बात करें हम, फूल गोभी की, तो इसमें एक जो लेट ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? लेट ग्रुप। कॉलीफ्लावर में जो लेट ग्रुप होता है उसमें सारी स्नोबॉल टाइप आता है, तो इसलिए जो आपका पूसा स्नोबॉल फर्स्ट है वो किसका वैरायटी हो रहा है भैया? जो पूसा स्नोबॉल हो रहा है आपका वैरायटी हो रहा है, ध्यान देंगे, पूसा स्नोबॉल फर्स्ट जो वैरायटी हो रहा है आपका वो कॉलीफ्लावर का हो रहा है। इट मींस इसका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है भाई। तो जो लेट ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? आपका स्नोबॉल ग्रुप है। तो यहाँ पर जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, आपका जो एग्जाम में आया वही क्वेश्चन, दैट इज पूसा स्नोबॉल फर्स्ट। फिर आप देखोगे तो पूसा स्नोबॉल केटी, ठीक है, 25, 21, इस तरह की इसकी सीरीज है। तो जितने भी स्नोबॉल ग्रुप होता है वो सब लेट ग्रुप होता है, जो इसमें आता है कॉलीफ्लावर में। तो आपको यहां से पता चल गया कि जो पूसा स्नोबॉल है केटी 25 है, इज द वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। देन हम बात करें ब्रिंजल की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में, आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर अभी उसकी चर्चा कर देता हूँ, दैट इज अन्ना मलाई। कौन सा मलाई? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई बैंगन की एक फेमस वैरायटी है जो रेजिस्टेंट है एफिड के लिए। किसके लिए प्रतिरोधी किस्म हो रही भाई? तो ये प्रतिरोधी किस्म होती है एफिड के लिए, आपको इसको ध्यान रखना है। एफिड के लिए बैंगन की ये प्रतिरोधी किस्म है। एक और अच्छी वैरायटी है, दैट इज पूसा उत्तम। क्या खासियत है पूसा उत्तम की? अगर हम जाने यहाँ पर तो पूसा उत्तम ये ओवल शेप है ना, अंडाकार है, ओवल शेप है, अंडाकार है, ध्यान रखना है।
बाकी बैंगन में आप जानते ही, जैसे कि पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, आजाद क्रांति है, कई सारी वैरायटियों की सीरीज है। तो कुछ फेमस मैंने यहाँ पर बातें आपको बता दी। देन बात करें कैरेट की, तो साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चन कैरेट से बने हैं आपकी वैरायटीज के लिए, तो मैं उनको यहाँ पर एक बार लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट है पूसा असीता, पहली बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, दैट इज पूसा असीता। व्हाट इज द कैरेक्टर? फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी, फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेट, फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेट। ठीक है, तो ये कैरेट की पहली काले रंग की किस्म है, दैट इज पूसा असीता। देन हम बात करेंगे पूसा कुल्फी, कुल्फी तो सबने खाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। कुल्फी कलर तो खैर मिलेगा नहीं, अपनी व्हाइट स्क्रीन है तो अपन पर्पल से काम चला लेते हैं, दैट इज पूसा कुल्फी। अगर मैं बात करूं भाई पूसा कुल्फी की, तो फर्स्ट क्रीम कलर वैरायटी ऑफ कैरेट, फर्स्ट क्रीम कलर वैरायटी ऑफ कैरेट। तो जो कुल्फी है क्रीम कलर की होती है, इसे याद रख लेना। देन हम बात करें इधर और आगे बढ़े तो काफी सीरीज इससे निकाली गई है, लाइक पूसा रुधिरा। ठीक है, रुधिर कैसा होता है? रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड कैसा होता है? लाल होता है, तो ये ब्लड रेड कलर वैरायटी है, ध्यान रखना है, ब्लड रेड कलर वैरायटी ऑफ कैरेट। ठीक है, ब्लड रेड कलर वैरायटी हो रही है। देन केसर की बात करें यदि हम, ठीक है, यहाँ पर एक वैरायटी हमारे पास हो रही है, दैट इज केसर। ठीक है, तो केसर तो आपने सबने सुन रखा होगा, केसर एक सेफ्रॉन होता है, वो अलग चीज है। यहाँ पर हम अगर बात करूं केसर की, तो ये केसर की ऐसे इसका पूरा नाम है, दैट इज पूसा केसर। ठीक है, तो पूसा केसर में अगर बात करूं कैरेट में, तो ये लाल रंग की किस्म है, ये भी पर ब्लड रेड स्पेशल रुधिर के लिए लिखा जाता है, याद रखना। ये कैसे रंग की हो रही है? तो रेड कलर की, लाल रंग की आपकी वैरायटी हो रही है भाई, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। देन कैरेट में और चले हम आगे, तो एक और फेमस वैरायटी है, दैट इज पूसा ऑरेंज। ठीक है, ये भी बहुत फेमस वैरायटी ऑरेंज कलर की, जिसका नाम है पूसा मेघाली। ठीक है, दैट इज पूसा मेघाली। तो ये ऑरेंज कलर की वैरायटी आपको ध्यान रखना है, ठीक, दैट इज ऑरेंज कलर वैरायटी। ये कैसे कलर की हो रही है? तो ऑरेंज कलर की हो रही है। क्या? जितना भी एशियाटिक ग्रुप है उसमें, जितने भी एशियाटिक ग्रुप है उसमें एक ही ऑरेंज कलर की वैरायटी है, वो पूसा मेघाली है। जितनी भी एशियाटिक कैरेट है वैरायटीज में, उसमें ओनली पूसा मेघाली आर द ऑरेंज फ्लैश या ऑरेंज कलर की वैरायटी है। तो देखिए भाई, काफी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपके लिए स्क्रीनशॉट का एक बहुत महत्व होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा समय आपको देते चलूंगा ताकि आप इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी में और मदद ले सको। चलो, उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो रहा है, दैट इज कुफरी ज्योति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया भैया, कुफरी ज्योति एक फेमस वैरायटी है, किसकी है? चलिए बच्चों देखेंगे, ये तो बहुत फेमस और अच्छा और सरल क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो कुफरी ज्योति इज द राइट आंसर ऑफ पटेटो, वैरायटी ऑफ पटेटो। ठीक है, कुफरी के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं, ठीक, ध्यान देंगे इधर। कुफरी की अगर मैं बात करूं, तो कुफरी एक जगह का नाम है जो कि कहां पर हो रहा है आपका? शिमला में। और शिमला कहां पर होता है आप सभी जानते हैं? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज बाउल ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का कटोरा है, एप्पल का कटोरा। कमेंट में आप बताएंगे और देखेंगे, समझेंगे, हालांकि कमेंट का ऑप्शन तो आपके पास शायद नहीं होगा, तो आप मन में सोचेंगे, बताएंगे मुझे कि फलों का कटोरा किसे कहते हैं। हमारी चर्चा शायद हो चुकी होगी, फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल किस राज्य को कहा जाता है? तो फलों का जो कटोरा होता है वो हम कहते हैं बेटा महाराष्ट्र को। जैसे राइस का कटोरा सबसे पहले सीजी को कहा जाता था ना, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, लेकिन अभी ये टैग लाइन आंध्र प्रदेश को दे दी। अगर आंध्र नहीं दिखे तो वापस सीजी ही आएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको आंध्र प्रदेश को देना है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा और बता दी। अब यहाँ पर हम देखें साथियों कि जो कुफरी है
यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है, दैट इज CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1949। सो यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज होती है दैट इज कुफरी। जैसे IHR हिसारघट्टा बेंगलुरु से अर्का रिलीज होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी काशी से काशी रिलीज होती है, IRI से पूसा रिलीज होती है, पंतनगर से पंत रिलीज होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? JNKV जबलपुर से जवाहर निकलती है। तो ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी से कुछ वैरायटी के टैगलाइन होते हैं, तो हमें उनकी बात मैंने ध्यान रखना है। तो ऐसे कुफरी क्यों लगा है तो आप क्लियर हो गया होगा। और कुफरी जो होती है एक फेमस वैरायटी पोटैटो की, ठीक है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि पोटैटो में कौन सी लेट वैरायटी है, कौन सी अर्ली वैरायटी है, कौन सी मीडियम वैरायटी है, तो और कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो आंसर हो गया। टोमेटो की फेमस वैरायटी दो है, बहुत बार बार पूछा जा रहा है, दैट इज अर्का रक्षक एंड अर्का सम्राट। अर्का रक्षक एंड अर्का सम्राट, ठीक है। तो भैया ये पोटैटो में फेमस वैरायटी है दोनों, और अर्का शब्द लगा है तो ये कहां से रिलीज हुई थी, हमने बताया आपको IIHR हिसारघट्टा बेंगलुरु, ठीक। अब इनकी क्या खासियत है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों वैरायटी ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट है। जैसे बैक्टीरियल विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया टोमेटो में, देन टोमेटो मोजेक लीफ कर्ल वायरस हो गया, टोमेटो मोजेक लीफ कर्ल वायरस हो गया। देन एक होता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। तो ये 3 रोगों के लिए प्रतिरोधी है, ठीक है, और रक्षक है, सम्राट है, तभी तो तीनों लोगों में, ऐसे याद रखना, तो तीनों रोगों से लड़ने की ताकत है। देन हम बात करें पपाया की, तो पपाया में 2 फेमस वैरायटी है, दैट इज को5 हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं को5 की, तो दैट इज हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी, हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी ऑफ पपाया। पूसा मैजेस्टी भी करती है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा पपेन का प्रोडक्शन होता है। और एक नाउ फेमस वैरायटी आप सभी जानते हैं, दैट इज पूसा नन्ना, ठीक है। ये डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है, इसके प्लांट की हाइट 1 मीटर से ज्यादा नहीं होती, 1 मीटर तक का होता है, बूसी प्लांट होता है, 1 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट नहीं होती। और ये फेमस वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है, जो कि आपके किचन गार्डन, जिसको आप बोलते हो गृह वाटिका, किचन गार्डन, गृह वाटिका में इसको लगाया जाता है। और यदि हम इसको फील्ड में लगाए तो हम इसके डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25 मीटर। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6400 प्लांट आपको 1 हेक्टेयर में ये वैरायटी के लगने को मिल जाएंगे। तो काफी फेमस वैरायटी है। चलिए, देन गाजर की हमने अभी बात करी थी। अभी मैंने जो प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था, ये कैरेट की सारी टेम्परेट रीजन की है कि एशियाटिक रीजन की, तो ये सारी एशिया वर्ग की, अगर मैं एक बात आपके लिए लिख दूं ताकि आपको ध्यान रहे, कैरेट में सारी एशिया की है। लेकिन यहाँ पर फिर कैरेट आया तो उसकी 1-2 वैरायटी मैं आपके लिए और लिख देता हूँ जानकारी के लिए। तो आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पर, इधर नेंटेन है, नेंटेन है, नेंटेन के अलावा देखेंगे आप लोग तो चेंटनी है, नियो है, नयन ज्योति है। तो ये सब कैरेट की ही फेमस वैरायटी है। लेकिन ये कौन से रीजन में ग्रो की जा रही है, दैट इज टेम्परेट रीजन। ये कैरेट में टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये मजेदार क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 का क्वेश्चन आया है आपके पास। इसका आंसर हमने लिख दिया भाई, लिख दिया बिल्कुल। चलिए आइए देखे भाई क्या पूछा जा रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसकी फर्स्ट रैंक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो फ्लावर की जिसकी वैल्यू की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, कौन लीड कर रहा है। इंटरनेशनल कट फ्लावर में भी वही लीड करता है, तो दैट इज रोज। इंटरनेशनल कट फ्लावर में भी इसकी डिमांड है, और इंटरनेशनल ट्रेड में, व्यापार में भी और कट फ्लावर में भी इसी का रैंक है, दैट इज रोज। ठीक है, चलो चमेली आई बात करते हैं। जैस्मिन चमेली, तो ये नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान है। इसका फैमिली होता है ओलिएसी। ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था आपसे, ओलिएसी फैमिली होता है इसका, चमेली का, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। रोज की बात करें दैट इज रोजेसी, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। देन बात करें मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड का फैमिली पूछा भी गया था, और ये थोड़ा सा विवाद भी रहा था इस पे, क्योंकि कंपोजिटिव और एस्टेरेसी दोनों दिया था, और फाइनली कंसर्न हुआ एस्टेरेसी। देन बात करें हम ग्लेडियोलस की, स्वॉर्ड लिली की, दैट इज
इरिडिएसी। सेफ्रॉन की फैमिली भी होती है और ग्लेडियोलस की भी होती है, इरिडिएसी। ठीक, चलिए तो ये आपको बेसिक जानकारी मैंने यहाँ दी है, आपको ध्यान रखना अच्छे से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉस चटनी का जो प्रिजर्वेशन हो रहा है इसमें हमें कौन सा एज ए केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करना चाहिए? सॉस चटनी परिरक्षण के लिए उपयुक्त रासायनिक परिरक्षक का चयन कीजिए एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो सेल्फ लाइफ को इनहांस कर देते हैं, सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं और फल सब्जियों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होने से बचाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट है, विनेगर है, केएमएस है, इट मींस पोटेशियम सल्फाइड, सॉरी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, देन सुक्रोज है, ईस्ट है। तो ईस्ट तो माइक्रोब से ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपसे केमिकल पूछा है ना, आपको लिए हिंट दे दी है। तो दो ही केमिकल है, दैट इज सोडियम बेंजोएट और केएमएस। सर विनेगर एक इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव होता है, ध्यान रखना। इन जो इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव में अगर हम बात करें ना, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, ऑयल है, इन सब में इफेक्टिव कौन होता है? विनेगर होता है। और विनेगर के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर भाई, एसिटिक एसिड होता है। कितना होता है? तो 4 to 6%। लेकिन विनेगर की कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं? तो लेस देन 2%, 2% से भी कम ये इफेक्टिव काम कर देगा। लेकिन इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है 4 to 6%। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो ए और सी जहां पर होगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज बी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अब ये जो एफपीओ आया था, दैट इज फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ये बोलता है कि भैया दो केमिकल प्रिजर्वेटिव को मान्यता दीजिए। अब वो दो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हो रहे हैं? तो फर्स्ट है आपका केएमएस, इट मींस पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। फार्मूला भी कभी आ जाए तो ध्यान रखना, K2S2O5। जितने भी कलरलेस प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके लिए हम केएमएस यूज करते हैं। एंड देन सेकंड है आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट की बात करें तो C6H5COONS, सोडियम बेंजोएट। तो ये दो केमिकल प्रिजर्वेटिव है जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 ने इसको अप्रूवल दिया है। तो यहाँ पर वही दो का यूज हो रहा है क्योंकि उसने केमिकल प्रिजर्वेटिव पूछा था, ठीक है। वैसे विनेगर का यूज किया जाता है अचार बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें विनेगर की, तो जो आपका विनेगर हो रहा है, विनेगर का जो यूज हो रहा है दैट इज पिकल्स या अचार के परिरक्षण में बहुतायत इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्रूट एक्ट एज ए गुड सेटिंग एजेंट इन जेली? जेली के जमने के लिए, जेली के स्थिरी कारक के लिए कौन सा अवयव यहाँ पर बेस्ट होने वाला है? तो कलर, पल्प, शुगर और पेक्टिन। चलिए बात करते हैं। जेली बनाने के लिए कलर, पल्प और शुगर। तो जेली बनाने के लिए पहली बात तो पल्प का यूज होता नहीं है, क्योंकि जेली बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्रूट जूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? अगर हम जेली बना रहे हैं तो जेली बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्रूट जूस होना चाहिए, ठीक है। फलों का जलीय रस होना चाहिए, पहली बात तो यही है। तो ये ऑप्शन तो हट गया। हाँ, कलर, शुगर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फलों का क्या चाहिए हमें? फलों का जलीय रस चाहिए भाई। तो फलों का जलीय रस होना चाहिए हमारे पास, फ्रूट जूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलों का जलीय रस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस फ्रूट जूस के अंदर क्या होना चाहिए? पेक्टिन होना चाहिए। पेक्टिन बोले तो एसिलेस होना चाहिए। अगर पेक्टिन और एसिलेस है तो ही जेली जमेगी, नहीं तो तुम्हारी जेली जमने वाली नहीं। ध्यान रहे, पेक्टिन ही वो सेटिंग एजेंट है। अरे चिट्ठी ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। चिट्ठी ले जाने वाला कौन है? पेक्टिन है, तभी सेटिंग करवा पाएगा। तो सेटिंग एजेंट की तरह काम करने वाला कौन है? पेक्टिन है, ध्यान रखना। अब ये पेक्टिन है या नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है। तो हम जांच करते भैया, तभी तो उसको आगे बढ़ाएंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? फ्रूट जूस को। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। और पेक्टिन की जांच के दो तरीके हैं, पहला मैं आपको इधर बता रहा हूं, ठीक है। चलो पहले के लिए अपन इधर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, दूसरे के लिए अपने को ज्यादा जगह लगेगी बेटा। आ जाओ इधर देख लेते हैं। तो पेक्टिन की जांच के लिए पहला तरीका है, दैट इज एल्कोहलिक टेस्ट। एल्कोहलिक टेस्ट, एल्कोहलिक परीक्षण या एल्कोहलिक टेस्ट। अब एल्कोहलिक टेस्ट की मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे पास दो बीकर होना चाहिए। बीकर समझते होंगे आप लोग, कांच के पात्र। एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। ये कांच के गिलास नहीं है, तुम अलग माहौल मत बना लेना।
नहीं सर ने 2 गिलास रख दिए, चलो। एक में हमारे पास है क्या भैया, फ्रूट जूस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फ्रूट जूस है ना, ये आपका हो रहा है फ्रूट जूस, फलों का जलीय रस। और एक में हमें रखना है स्प्रिट, या स्प्रिट नहीं हमारे पास तो हम एल्कोहल, 2 में से कुछ भी एक रख सकते हैं। अच्छा एल्कोहल भी है, 2 गिलास भी है, तो कुछ लोगों का तो माहौल बन रहा होगा, बोले एल्कोहल भी मिल गया अब तो। अरे ये वो एल्कोहल नहीं है भाई, फ्रूट जूस है, एल्कोहल है। अब हमें 2 से 3 चम्मच फ्रूट जूस लेना है। कितना, 2 से 3 चम्मच फ्रूट जूस लेना है और उसको एल्कोहल के घोल में डाल देना है। अगर इसका क्लॉट बन गया और ये क्लॉट बन के बेंच में जाकर बैठ जाए, तली में जाकर बैठ जाए, तो समझना चाहिए कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का पेक्टिन है। और अगर क्लॉट नहीं बना और पेक्टिन पूरा घुल गया तो समझना चाहिए अच्छी क्वालिटी का पेक्टिन नहीं है। एल्कोहल स्पीड के साथ क्रिया करके उसका क्लॉट या थक्का बन जाना चाहिए, और क्लॉट थक्का बनकर वो बेंच या तली में जाकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अगर बैठ जाए तो समझ जाना अच्छा तरीके वाला क्वालिटी वाला पेक्टिन है। ये तो पहला टेस्ट हुआ। इतना कॉमन नहीं है, जो ज्यादा कॉमन है पूछा जाता है, दैट इज आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जेल मीटर परीक्षण, जेल मीटर टेस्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पेक्टिन मापी। कौन सा मापी भाई, तो पेक्टिन मापी। पेक्टिन मापी जेल मीटर की बात करें, ये बार बार पूछा जाता है, जेल मीटर पेक्टिन मापने वाला यंत्र यही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब जेल मीटर वास्तव में होता कैसे है, तो हम इसको भी समझते हैं। ये कुछ इस तरह से ग्लास से बना हुआ रहता है। इसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा वाइड रहेगा, जैसे हम नैरो नीचे की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको नैरो दिखाई देगा। और इसके ऊपर फिर इस तरह से आपके सिंबल बने हुए मिलेंगे, 1, 1/2। फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे तो 3/4 वाला लिखेंगे पहले, 3/4 एंड 1/2 एंड 0। इस तरह से आपको इसमें क्या मिलने वाले, सिंबल मिलने वाले। एक चीज और अपन ऐड कर देते हैं ताकि चारों सिंबल आप लिख लोगे, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, देन 3/4 लिख देते हैं एंड हाफ लिख देते हैं 0। इस तरह से क्या इसमें पैरामीटर बना दिए गए। अगर यहाँ पर हमने इसमें ऊपर से क्या डालना है, फ्रूट जूस डालना है। क्या डालना भाई, इसके अंदर हमें फ्रूट जूस डालना, ऊपर से फलों का जलीय रस डालना। बिल्कुल इस तरह से होता है ये। अब तो नीचे से हम इसको तर्जनी या अंगूठे से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऊपर से हमने फ्रूट जूस डाल देना है और 1 मिनट के लिए हमारे फिंगर को यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे इसके अंदर फ्रूट जूस डाला हुआ है हमने और हमने फिंगर को रिमूव करा तो ये फ्रूट जूस धीरे धीरे नीचे आएगा। यदि मान लो पूरा फ्रूट जूस बाहर निकल गया तो उसके अंदर कोई पेक्टिन वेक्टिन नहीं है रे भाई, मतलब पुअर क्वालिटी का, अच्छा नहीं है। इन सिंबल पर अगर यहाँ रुकता है तो उसको हम बेस्ट या एक्सेलेंट क्वालिटी का बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम गुड बोलेंगे, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये आपका बेस्ट हो गया, एक्सेलेंट हो गया, वेरी गुड, गुड, और ये आपका पुअर कंडीशन में आ जाएगा। और 0 से नीचे चला गया मतलब कोई काम का ही नहीं है। तो ये बेस्ट क्वालिटी हो गया, एक्सीलेंट, जिसके बाद वेरी गुड, गुड एंड पुअर, ठीक है। तो इस तरह से पेक्टिन मापी के द्वारा हम जलीय रस में पेक्टिन की जांच करते हैं। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी, तो उम्मीद करता हूं कि अब शायद आपको पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज डी। तो जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण सेटिंग एजेंट का काम कौन करता है, तो पेक्टिन करता है। और पेक्टिन की जांच कैसे होती है उसके बारे में हमने हल्की फुल्की यहाँ पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीगोल्ड कैन बी प्रोपागेटेड थ्रू, गेंदे का प्रवर्धन किया जा सकता है। तो वैसे तो कमर्शियली हम जानते ही है कि मैरीगोल्ड का सीड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए तो हमें चुनना तो पड़ेगा भाई। तो जहां सीड आ रहा है तो सीड 2 जगह आ रहा है, तो एक सीड आ गया। सी दिया है स्टूलिंग, तो स्टूलिंग तो भैया गुआवा में होता है। स्टूलिंग किस में होता है आप सभी जानते हो, दैट इज गुआवा, ये अमरूद में हो रहा है। एयर लेयरिंग आप सभी जानते हो, ये लीची में होता है। लीची के अलावा अगर हम देखें तो गुआवा में भी होता है, लेकिन मेनली किस में होता है, लीची में होता है। चलिए तो ये ऑप्शन तो हट गया। तो राइट आंसर आपके पास क्या बचा भाई, ए एंड बी। और ए एंड बी किस में, फर्स्ट वाले में, दैट इज इसका आंसर हो गया ए। कभी कभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में उलझ जाते, कैसे उलझ जाते सर, ऑप्शन पता चला ए, अब ए यहां देख लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी ऑप्शन नहीं होता, सी होता, तो पहले ही देख के लगा देते, गलत हो जाता। अगर ये ऑप्शन यहाँ होता तो कुछ बच्चे इसको लगा के आगे बढ़ जाते। पूरा पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान रखना है, ठीक। अब मैरीगोल्ड में सीड से प्रोपागेशन होता है, तो सेक्सुअल प्रोपागेशन हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं, तो सीड रेट कितनी रखी जाती है,
तो मैरीगोल्ड में जो सीड रेट रखी जाती है 1.5 kg पर हेक्टेयर, इतनी सीड रेट होती है बीटी कॉटन के लिए, इतनी सीड रेट होती है आपकी गांठ गोभी जिसको आप नाल खोल कहते हैं। ठीक है, तो बीटी कॉटन की भी सीड रेट यही आसपास रहेगी। देन चिली मिर्ची की बात करूं तो वो भी अप्रोक्स, हालांकि वो 1.25 से रेंज में 1.5 तक जाता है, लेकिन आप उसको भी यहाँ पर याद रख सकते हो। तो एक साथ मैंने आपको कई सारी सीड रेट भी यहाँ पर लिख दिए साथियों, ध्यान रखना। चाहो तो आप इसका थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको मदद मिल जाएगी। चलिए, सील्ड बडिंग इज आल्सो नोन एज, बात करूं पहले चिप बडिंग की, तो चिप बडिंग डोरमेंट स्टेज में किया जाता है। ये चिप बडिंग डोरमेंट स्टेज में किया जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत स्लाइड और थिन बड लेते हैं बडिंग के पर्पज से, तो वो बहुत सॉफ्ट महीन माइक्रो होती है, सूक्ष्म होती है। और अगर हमने रेगुलर स्टेज में कर दिया तो वो चिप वहां पर चिपक नहीं पाएगी, मतलब दोनों में अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डोरमेंट स्टेज में करते हैं। इसके लिए एक बात लिखी जाती है, लैक ऑफ सेफ फ्लो। ठीक है, जब प्लांट में लैक ऑफ सेफ फ्लो हो तब कौन सा बडिंग मेथड यूज किया जाता है, दैट इज चिप बडिंग। किस में करते हैं हम, तो ये हम करते हैं एप्पल में, सेब में, देन पियर में एंड अंगूर में करते हैं। कब, तो अंगूर में एक विशेष कंडीशन दी हो, दैट इज फ्लायोक्सेरा। ठीक है, फ्लायोक्सेरा कीट के कंट्रोल के लिए करते हैं ये स्पेशल। वैसे तो अंगूर में आप सभी जानते हैं कि मेनली किससे होता है, तो अंगूर में मेनली तो होता है हार्ड वुड कटिंग से, लेकिन हार्ड वुड कटिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो चिप बडिंग की बात हो रही है। तो चिप बडिंग सेब, पियर, ग्रेप्स में करते हैं। वैसे भी सेब में कमर्शियल मेथड नहीं है, सेब में टंग ग्राफ्टिंग कमर्शियल है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में मैं बता रहा हूं कि डोरमेंट स्टेज में किया जाता है सेब, पियर में, और ग्रेप्स में स्पेशली फ्लायोक्सेरा कीट के कंट्रोल के लिए कौन सा बडिंग किया जाता है, चिप बडिंग। देन बात करो रिंग बडिंग, तो रिंग बडिंग इज फेमस मेथड फॉर बेर, और इस मेथड में हमें बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर रैपिंग की जरूरत नहीं होती, बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रहे। इस मेथड में हमें प्लांट को बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। देन टी बडिंग, कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है कि रोज में कमर्शियल मेथड है प्रोपागेशन का, इट इज आल्सो नोन एज सील्ड बडिंग। इसको हम सील्ड बडिंग बोलते हैं, इसको हम टी बडिंग बोलते हैं, इसको हम आई बडिंग बोलते हैं, इसको हम इन्वर्ट टी बडिंग बोलते हैं। और इन्वर्ट टी बडिंग कब की जाती है, वर्षा ऋतु में, क्योंकि जब हम रेनी सीजन में कर देंगे तो हमारे बड के अंदर कोई पानी वगैरह ना जाए, इसलिए हम उसको उल्टा कर देते हैं। और इसका एक और बहुत अच्छा नाम है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विशेषतः ध्यान रखना है, चश्मा चढ़ाना। चश्मा चढ़ाना, तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, अंग्रेजी में भी लिख देगा चश्मा चढ़ाना। तो ये सारे नाम किसके सिनोनिम हो रहे, टी बडिंग के हो रहे, बस शेप का साइज का फर्क है, बाकी सारी प्रोसेस सबकी सेम होती है। एंड देन पेज बडिंग की बात करूं तो फेमस मेथड फॉर अनोला आंवला, यह आंवला का एक फेमस मेथड होने वाला है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल ही गया होगा। सील्ड बडिंग पूछा है तो सील्ड बडिंग के नाम से टी बडिंग को जाना जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं पूरा विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि इतना सटीक सही एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सभी के लाभ पहुंचाए, क्योंकि एमजीसीआई अगर अपनी पूरी टीम के साथ, चाहे टेक्निकल टीम हो, चाहे शिक्षकों की टीम हो, चाहे हमारे डायरेक्टर सर का मार्गदर्शन हो, वो सब दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज्ड इन सिलेक्शन साइट फॉर ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप एक बगीचा लगाने जा रहे हो, एक ऑर्चर्ड लगाने जा रहे हो, तो आपके पास कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से मापदंड को आप चयन करेंगे। लोकेशन शुड बी वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रूट ग्रोइंग एरिया नियर टू द मार्केट, क्या वह एरिया बाजार के करीब होना चाहिए और अच्छे से व्यवस्थित होना चाहिए, तो बिल्कुल यस, वी हैव सिलेक्ट दिस साइट। गहरे वर्षा युक्त परिस्थिति वाले क्षेत्र होना चाहिए, लो लेइंग एरिया प्रिफरेबल रेन फेड कंडीशन, नीचे गहरे वर्षा युक्त परिस्थिति वाले क्षेत्र होना चाहिए, सोचेंगे इसके बारे में। सेलो सॉइल विथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये तो कभी नहीं होना चाहिए कि कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी तो नहीं होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए।
मौसम के परिवर्तनों से मुक्त उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां होनी चाहिए। सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन फ्री फ्रॉम वेदर वेरिगिस। वेरिगिस का मतलब है अनियमितता, तो अनियमितता से फ्री होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही बात हो रही है। सॉइल विथ लो ऑर्गेनिक मैटर एंड पुअर ड्रेनेज, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सी और ई तो कभी नहीं होगा, अब सी और ई तो नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और कहां पर भैया, ए और डी देखते भैया, ए और डी तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बता ही रहा है, तो ए और डी आपके पास ऑप्शन है, और सी वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ए ओनली होगा नहीं, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, ए एंड डी, ठीक है। गहरे नीचे गहरे वर्षा युक्त परिस्थिति वाले क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर पानी भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देख पाएंगे। तो हमारे पास जिस तरह से हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करा है तो बिल्कुल सही है, अपने पास आंसर क्या बनने वाला भैया, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी डमरू, ठीक। बी भी नहीं होगा क्योंकि जहां पर पानी भरेगा तो वाटर लॉगिंग कंडीशन आएगी, और वाटर लॉगिंग होगा तो जैसे पपाया का ऑर्चर्ड, इसको समस्या हो जाएगी भैया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पर पूछा क्या गया है क्योंकि यह गलती हो जाती है। विटामिन ए, वैसे विटामिन ए ओवरऑल तो आप सभी को पता होगा कि ओवरऑल सबसे ज्यादा किस में होता है भाई, तो ओवरऑल तो कैरेट में होता है 4800 IU। देन हम फ्रूट में बात करें तो मैंगो में होता है, मैंगो में सॉरी इसको सही करेंगे भाई, कैरेट में हो रहा अपना 28,129 IU, देन मैंगो में हो रहा आपका 4800 IU। देन हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर बेटा पपाया की, तो पपाया के अंदर कितना हो रहा है, दैट इज 2020। ये फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने बार बार आपको रिपीट करे, हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब आप ध्यान देंगे भैया, आपसे पूछा किसके बारे में गया है, तो आपसे पूछा गया भैया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब यहाँ पर ना तो पपाया है, ना मैंगो है, ना कैरेट है, ये तो अलग ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो अब क्या करें सर, तो भैया आप देखें ड्रम स्टिक, तो ड्रम स्टिक में कितना हो रहा है, तो ड्रम स्टिक में अगर हम देखेंगे तो 67-80 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए देखने को मिलता है। थोड़ा अलग अलग से लिख दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। देन आपके पास सेकंड हो रहा बेटा कोलोकेशिया, तो कोलोकेशिया में होता है 10,278 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए। देन 69 के आसपास इसमें हमें देखने को मिलेगा, 69-18 के आसपास, ठीक है, 69-18 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए। अब नीम की पत्तियों में तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसमें तो क्या मिलेगा आपको, एजाडी रेक्टिन मिलने वाला है, जिसके कारण बीटा टेस्ट होता है, और इसी से हम इंसेक्ट कंट्रोल में, कीट नियंत्रण में एजाडी रेक्टिन का काम होता है बायोलॉजिकली, ठीक है, कीट नियंत्रण का जैविक उपाय है। तो ये अलग चीज हो गई। तो अब यहाँ से आप खुद ही समझ गए होंगे कि भैया इनमें से किसमें ज्यादा आपका विटामिन ए होगा, तो आप यूनिट के हिसाब से भी देखोगे तो ये सबसे ज्यादा लीड कर रहा डेटा, इट मींस कोलोकेशिया लीडिंग है विटामिन ए के अंदर। चलिए भैया, तो आप ये भी यहाँ मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। जैसे ही एक क्वेश्चन और यहाँ से फेमस बन सकता है और बना हुआ भी है, तो आप उसको भी नोट कर लेंगे। ड्रम स्टिक है ना, ड्रम स्टिक यहाँ पर दिया है। तो मैं बात करूं विटामिन सी की, यदि विटामिन सी की बात करी जाए तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा आपको, दैट इज ड्रम स्टिक। कौन सा स्टिक सर, तो दैट इज ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक के बाद यदि हम देखेंगे तो कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, धनिया के बाद यदि हम देखेंगे तो चिली, चिली मतलब मिर्ची, और मिर्ची में भी कॉमन चिली की बात नहीं होती, यहाँ पर ध्यान रखना हमें शिमला मिर्च, जब तक शिमला लिखे तब तक शिमला मिर्च में लगाना है। तो ये विटामिन सी का सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी सेकंड एंड देन थर्ड। इसमें 1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर रैंक भी लिख दिए, चाहो तो आप इनकी मात्रा लिख लो। इसके अंदर हमें 220 और इसके अंदर 135 माइक्रोग्राम या मिलीग्राम, जो भी इसका यूनिट है अपने देखने को मिलने वाला है, ठीक है भाई। चल, तो उम्मीद करता हूं कि ड्रम स्टिक में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ये ध्यान रखना है, और कोलोकेशिया की पत्तियों के अंदर सर्वाधिक विटामिन ए होता है, और ओवरऑल किसके अंदर होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस है इसमें पहले तो मैं लिस्ट बना देता हूं आपके लिए। सबसे पहले तो जल वाष्प आता है जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। देन आपका CO2 आता है, देन आपका मीथेन आता है, देन थोड़ी बहुत मात्रा में हम देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। ये सारी की सारी गैसें जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का एक लाइन में अगर मैं उत्तर बताऊं तो तापमान का बढ़ना। और यदि तापमान बढ़ने लगेगा तो वातावरण बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो इनमें से जो आप गैसेस यहाँ देख पा रहे हो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए पूरी लिस्ट बना दी। इन सब में अगर एक को चुनना पड़े तो पहली प्रायोरिटी होगी हमारी वाटर वेपर, ये ना दिखे तो फिर सेकंड प्रायोरिटी होगी CO2, देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इतनी बात पर्याप्त है। तो CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है। ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन देने वाली है, अगर ये घट गई तो अपन निपट जाएंगे भाई। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी है, तो अपने जीवन देने वाली है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और ये नहीं है परीक्षा में दिखता नहीं है, तो ध्यान रहे इसका राइट आंसर है बी, डमरू आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने CUET 2022 के 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट के पेपर में हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन थे, मेटेरोलॉजी का एक क्वेश्चन हमने यहाँ देखा, वो कंप्लीट होता है। अब आगे की सीरीज में आपको क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम यहाँ पर एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 63 है ये। इन पेडी ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग सुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन इज। धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिए इष्टतम या अनुकूलतम हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उम्र क्या है, ये हमें बताना है। तो धान के पौधों की रोपाई के लिए अगर हम लोग बात करें तो वैसे धान की अगर फसल देखी जाए तो हम लोग बात करते हैं कि धान को खरीफ में भी लिया जाता है, रबी सीजन में भी धान की फसलें ली जाती है। तो खरीफ के लिए अगर हम लोग देखें तो 20 to 25 डेज जो हैं ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग है। रबी सीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण थोड़ा ज़्यादा एज के प्लांट्स हम लोग लेते हैं, वहाँ पर एज है 30 to 40 डेज। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मेन क्रॉप हमारी कौन सी होती है, तो मेन क्रॉप जो है खरीफ वाली होती है, इसी को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ना, वो आएगा 25 to 28 डेज, आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है मेज द कॉलम। मेज द कॉलम जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि एक साइड क्रॉप दी है और सेकंड साइड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिन सेंटर दिए हुए हैं कि भाई कौन सा जो क्रॉप है उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर ग्राम, इसके बाद है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद है पेडी, और इसके बाद हम लोग बात करें तो सोयाबीन। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास है ग्राम ए। तो ग्राम का अगर हम लोग देखें तो इसका ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। तो अगर हम लोग देखें कि साउथ वेस्ट एशिया हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट एशिया में भी कहाँ पर है भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया, इसको माना जाता है ग्राम का ओरिजिन प्लेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए के सामने 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर ए के सामने 3 देखें तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे सामने पहले ही कैंसिल हो गए, क्योंकि इनमें ए के सामने 3 नहीं है। अब 2 बचे हमारे पास, तो सेकंड वाले पे आ जाते हैं ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका ये ग्राउंडनट का है, या फिर हम लोग इसमें बोल सकते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये इसका ओरिजिन प्लेस हुआ। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बी के सामने 4 आना चाहिए, तो ए के सामने 3, ए के सामने 3 और बी के सामने यहाँ पर 1 दिया हुआ है, मतलब ये भी कैंसिल है, हमारा आंसर हो गया डी। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है पेडी। तो पेडी का आप जानते ही हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ये पेडी का है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इंडिया हो जाएगा, म्यांमार, ये इसको हम लोग मानते हैं ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस आर पेडी। और सोयाबीन का आप जानते ही हैं कि एशिया, या इसको हम बोल सकते हैं कि चाइना जो है ये इसका ओरिजिन प्लेस है, आंसर हो जाएगा डी।
तो मैच द कॉलम जब भी आए, अगर एक ऑप्शन हमारे को बिल्कुल कंफर्म लग रहा है, उसको हमने देखा, उसके सामने अगर बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आप देखोगे बाकी 3 ऑप्शन चेक कर लो, अगर उसमें मैच नहीं हो रहा है तो वही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। पूरे क्वेश्चन में आपको आगे टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच, हमें यहाँ बोल रहा है कि चयनित शाकनाशी वे रासायनिक पदार्थ हैं जो, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चयनित या सिलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। चयनित या सिलेक्टिव का मीनिंग होता है कि ये स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज जो होती है उसी पर अपना इफेक्ट दिखाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये केवल खरपतवारों को मारेगी, खरपतवारों में भी कुछ खास तरह के खरपतवार या उनकी स्पीसीज पर असर दिखाएगी, बाकी पर इसका असर होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, किल ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन, सभी तरह की वनस्पतियों को मार देंगी। भाई ये तो आप देखोगे कि रॉन्ग है, सिलेक्टिव है ही नहीं, ये तो नॉन सिलेक्टिव हुआ। किल ऑल द प्लांट पार्ट्स बाय डायरेक्टली किलिंग प्लांट सेल्स, ये डायरेक्ट उनको किल करेगा। ये भी हम लोग देख रहे हैं कि कोशिकाओं को मारकर सभी पादप भागों को मार देगा, ये भी सिलेक्टिव का काम नहीं है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह से ये जो हो गए नॉन सिलेक्टिव, या इनको हम बोल सकते हैं कि ये टोटल किलर होते हैं। टोटल किलर हम लोग बोल सकते हैं इनको हर्बिसाइड्स। किल ओनली वीड्स विदाउट इंजुरिंग अदर क्रॉप प्लांट्स, मतलब बिना फसली पौधों को नुकसान पहुंचाए केवल खरपतवारों को मारते हैं, इसीलिए तो इनको सिलेक्टिव कहा जाता है। इसलिए यहां हमारा आंसर हो गया सी। 4 वाले को भी देख लेते हैं। किल प्लांट आफ्टर देयर एब्जॉर्प्शन वाई एक्सेलरेटिंग आर रिटार्डिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, ये हम लोग यहां पर अगर बात करते हैं तो ये भी नॉन सिलेक्टिव और उसमें सिस्टेमिक जो है उसके बारे में बात चल रही है, इसलिए यहां पर आप देखोगे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग वीट स्पीसीज इज पेरेनियल इन नेचर, कौन सी खरपतवार प्रजाति की प्रकृति बहुवर्षीय है। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब हो गया कि जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो है ये मोर देन 2 ईयर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेनी ईयर्स होता है उसका जब लाइफ साइकिल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पेरेनियल। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइप्रस रोटंडस। अब इसके लिए आपको बॉटनिकल नेम मालूम होना चाहिए। साइप्रस रोटंडस आप जानते ही हैं कि जावा ग्रास, या इसको हम लोग बोलते हैं कि नट ग्रास। जावा ग्रास या नट ग्रास जो होता है ये इसका बॉटनिकल नेम है, और जावा ग्रास या नट ग्रास जो है ये पेरेनियल नेचर का होता है। इसको हम मोथा भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मोथा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या आ गया भैया, ट्रायंथिमा पोर्टुलेकास्ट्रम, ये हमारे सामने आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये क्या चीज है, तो इसको बोला जाता है जाइंट पिगवीड या ब्लैक पिगवीड है ये इसको हमने बोला है। और ये जाइंट पिगवीड एक तरह से पिगवीड है, उसका नाम है, ये भी पेरेनियल नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटेरिया सिंगुनेलिस, ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब ग्रास, या इसको बोला जाता है हैरी क्रेब ग्रास, या इसको हम लोग बोलते हैं केकड़ा घास। केकड़ा घास भी इसको कहा जाता है हिंदी में। और लास्ट में आ रहा है भाई फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर को तो आप जानते ही हैं, ये क्या चीज है, तो ये कैनेरी ग्रास है। कैनेरी ग्रास, या हम लोग इसको बोलते हैं गेहूं सा। ये गेहूं का मिमिक्री वीड है, आप सब जानते हैं। आंसर हो जाएगा ए, साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है भाई, ये पेरेनियल वीड है, इसको हम जावा ग्रास या नट ग्रास बोलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड हेल्प टू मेंटेन ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी को कौन बनाए रखता है, कौन सी विधि वायुमंडल में आर्द्रता को बनाए रखती, ह्यूमिडिटी को बनाए रखती। तो सीधी सी बात है, ऐसी मेथड जो कि एरियल हो,
एरियल मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं, एरियल मेथड या इसको हम कहेंगे वायुवीय विधि, ये जो विधि है ये वायुमंडल में या हवा में वाटर को रिलीज करती है, एयर में वाटर को रिलीज करती है, तो एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ऐसी मेथड हमको देखना है। तो यहाँ पर ऐसी मेथड कौन सी है? तो स्प्रिंकलर मेथड जो है ये एरियल मेथड होती है। ये क्या करती है भाई, वाटर को एयर में इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये राइजर्स होते हैं, यहाँ नोजल होते हैं, और ये इस तरह से वाटर को एयर में स्प्रेड करते हैं। ओवरहेड सिस्टम भी हम लोग इसको बोलते हैं। इससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ये जो मेथड है फरो इरिगेशन मेथड, वाटर स्ट्रिप मेथड, ये कैसी है? तो ये सरफेस इरिगेशन मेथड्स है। और ड्रिप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो ड्रिप जो है ये माइक्रो इरिगेशन है। इसमें आप देखोगे कि सूक्ष्म सिंचाई की विधि है और प्लांट की रूट के नियर ये वाटर डिस्चार्ज करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए स्प्रिंकलर मेथड जो है ये काम की मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 69। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट? यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ इरिगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सी क्रॉप को ज़्यादा लगेगी ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है पर्ल मिलेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली वन, और ओनली वन भी कब है? इफ रिक्वायर्ड। हमारे को एक ही इरिगेशन देना है। ज़्यादातर आप देखोगे कि ये पर्ल मिलेट जो होती है ये रेनफेड कंडीशन में होती है। रेनफेड कंडीशन में हम लोग इसका कल्टीवेशन करते हैं। हाँ, अगर आप देखोगे कि जो रेन का स्पेल जो है कभी लॉन्ग हो जाता है, तब हमको एक इरिगेशन देना पड़े तो दे सकते हैं, नहीं तो एक की भी ज़रूरत नहीं है रेनफेड कंडीशन में। सेकंड आता है शुगर केन। शुगर केन में आप देखोगे कि 10 to 12 इरिगेशन हमारे को लग जाती है। मेज की अगर हम लोग बात करें तो 3 to 5 इरिगेशन, और कॉटन में 6 to 8 इरिगेशन लगती है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो इरिगेशन लग रही है, नंबर ऑफ इरिगेशन जो है वो किस में हाईएस्ट है, ज़्यादा है? तो हम लोग देखेंगे कि शुगर केन में सबसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इन द बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्यारी या पट्टी विधि इसे कहा जाता है हिंदी में। इस विधि के बारे में हमसे बात कर रहा है कि इससे अगर हमारे को इरिगेशन करना है तो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे सामने आया यहाँ, फरोज आर मेड अलोंग द कंटूर लाइंस। खांचे समोच्च रेखा के साथ बनाए जाते हैं। जैसे हमने बात की है कि भाई कंटूर वर्ड जैसी आ जाए तो समझ जाना कि कोई हिली एरिया की बात चल रही है। इस तरह का कोई एरिया है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से अक्रॉस द स्लोप यहाँ पर ये बना देते हैं फरो। तो ये वाली मेथड की बात चल रही है। तो ये तो हुआ नहीं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये आएगा ही नहीं। सेकंड आया लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स आर मेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे मेन इरिगेशन की चैनल हो गई, यहाँ पर इस तरह की लॉन्ग जो स्ट्रिप्स होती हैं ये बनाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 0.5% स्लोप हम लोग रखते हैं, और इस तरह की स्ट्रिप्स जब बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ये इरिगेशन चैनल है, इसमें हमने वाटर को रिलीज़ किया। पहले फर्स्ट वाली स्ट्रिप में हो गया, फिर सेकंड वाली में रिलीज़ करेंगे। तो ये जो मेथड की बात चल रही है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स हम लोग बनाते हैं इसमें। स्क्वायर शेप्ड बेड्स आर मेड। वर्गाकार आकृति की क्यारियाँ बनाई जाती है। ये किस में बनाते हैं हम लोग? तो ये हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें हम लोग ये इरिगेशन चैनल हैं और स्मॉल स्क्वायर टाइप की जो चैनल्स बनाते हैं इस तरह की, और फिर हम लोग इसको इस तरह की चैनल्स बनाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि वाटर इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग इस तरह से वाटर को रिलीज़ करते हैं फर्स्ट वाली में, फिर सेकंड वाली में आएंगे। ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड है ये।
चेक बेसिन मेथड। तो इस तरह की हम लोग बॉर्डर मेथड में यूज नहीं करते हैं। लास्ट में वाटर इज स्प्लेस्ड, जल जो है अस्फालित किया जाता है, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे फ्लड इरिगेशन मेथड। फ्लड इरिगेशन मेथड हम इसको बोलेंगे। तो आप देखोगे आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स आर मेड। आप देखेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमारे को सोचना है। आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि हमारे को वो ऑप्शन भी दे रहा है। हमारे को ऑप्शन क्या दे रहा है कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन छोड़ पाएंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन छोड़ने के लिए 50 में से 10 क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहा है, तो बहुत आसानी से आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने 40 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शनल न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिफर्ड टू अस। संशोधित या वैकल्पिक पोषक को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व है यहाँ पर, मैक्रो या बृहद। तो इसके अंदर तो हमारे को याद रखना है कि मैक्रो में कौन आता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एन, पी, के, ये हो गए प्राइमरी, एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में कौन आता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये हो गए भाई मैक्रो में। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी में ओनली एनपीके आता है, ये प्राइमरी में हो गया। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें, सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है ये। और इन्हीं जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को कहा जाता है ऑप्शनल न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी को हटाना है, ओनली सेकेंडरी को ऑप्शनल कहा जाता है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। मेजर की अगर बात करें तो मेजर कौन से हो गए भाई? तो मेजर के अंदर तो आप देखोगे कि सब आता है। मेजर के अंदर मैक्रो भी आता है, माइक्रो भी आता है। मेन कौन होते हैं? तो मैक्रो होते हैं, इसलिए यहां पर आंसर आएगा सेकेंडरी। ठीक है, सही चल रहा है अभी तक, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? 72, नाइट्रेट लीचिंग इज एसोसिएटेड विथ। अब सबसे पहले तो हमारे को लीचिंग मालूम होना चाहिए, लीचिंग क्या होती है। या इसको कहा जाता है निक्षालन। इसका मतलब क्या होता है भाई कि न्यूट्रिएंट लीच आउट, या हम लोग बोलते हैं वॉश आउट इन लोअर लेयर्स विथ वाटर। पानी के साथ लोअर लेयर्स में जा रहे हैं। अब लोअर लेयर्स में जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है भाई कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है यहां पर ये आ गए। और किस में आ गए भाई? तो जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर में आप देखोगे कि न्यूट्रिएंट आके मिल रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया भाई? पॉल्यूशन हो गया। और ऐसे पॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर जो है उसको खराब कर रहा है। बाकी तरह का कोई पॉल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो एजेंट यूज फॉर बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। हम खरपतवारों का जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कर रहे हैं, तो जो जैव कारक होते हैं, बायो एजेंट होते हैं, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट है शुड मल्टीप्लाई रेपिडली, तेजी से वृद्धि करने वाले होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, तेजी से वृद्धि करने वाले होना चाहिए। शुड बी वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, महंगे रहेंगे तो हर किसान यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता शुड सेटल रेपिडली एट न्यू प्लेस आर होस्ट, तेजी से नए स्थान या पोषी पौधों में स्थायित्व धारण करना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो जल्दी अडॉप्ट करेगा नए एरिया को,
आप देखोगे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा, अच्छा रहेगा। शुड नॉट नेसेसरी टू बी इको फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूल नहीं होना चाहिए। अरे पर्यावरण अनुकूल होते हैं इसलिए तो हम इसको यूज करेंगे, नहीं होंगे तो हम क्यों यूज करेंगे। लास्ट वाला है शुड नॉट हार्मफुल एक्सेप्ट होस्ट वीड प्लांट, खरपतवार पोषी पौधे के अलावा दूसरों पौधों पर हानिकारक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। तो ए, सी और ई, ये आप देख रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ए, सी और ई हमको ढूंढना है, कहां पर आ रहा है, ए, सी और ई ओनली। तो बी ऑप्शन में आ रहा है ए, सी, ई, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर मिलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर मिलेट हमसे बोल रहा है। अब ये माइनर मिलेट के बारे में हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि माइनर मिलेट कौन कौन से होते हैं। माइनर मिलेट की हम लोग बात करते हैं 6 क्रॉप्स जो है इनको हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग इनको, ये जो 6 क्रॉप हमारे पास आ रही है इनको हम लोग यहां पर बोलने वाले हैं माइनर मिलेट्स। फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट। फिंगर मिलेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रागी, फॉक्सटेल को कंगनी, कोदो, इसके बाद कुटकी, चीना और सांवा। ये जो 6 मिलेट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं माइनर मिलेट। 6 को माइनर मिलेट बोलेंगे, मतलब यहां पर हमारा आंसर हो गया रागी। ये जो है पर्ल मिलेट मिलेट है बट माइनर मिलेट में नहीं आता है। बाकी मस्टर्ड तो ऑयल सीड है, ज्वार को हम लोग या सोरगम को यहां पर क्या बोलेंगे, सीरियल क्रॉप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स सो हेक्सापोलॉइडी, निम्न में से कौन सी फसल षटगुणिता प्रदर्शित करती है। षटगुणिता, तो हमने जब क्रॉप पढ़ी आप जानते ही हैं कि व्हीट क्रॉप के बारे में यहां पर बात हो रही है। व्हीट को अगर देखा जाए तो व्हीट में हम लोग बात करते हैं डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, और हम लोग बात करते हैं हेक्साप्लॉइड। व्हीट जो है द्विगुणित, चतुर्थ गुणित, षट गुणित ये होता है। क्रोमोसोम नंबर आप जानते हो 14, 28 एंड 42। इसके अंदर अगर देखा जाए तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर x = 7 होता है, x = 7। तो आप देख रहे हो कि हेक्साप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, टेट्राप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा 7 × 4 = 20, और यहाँ हो जाएगा डिप्लॉइड तो 7 × 2 = 14। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट। व्हीट या गेहूं जो है इसके अंदर आपको हेक्साप्लॉइडी नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
अब एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाइट्रोजन के बारे में कुछ बोल रहा है। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन एज नाइट्रेट एंड अमोनियम। नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में ये लेता है। अमोनियम के फॉर्म में कौन ले रहा है? तो राइस लेता है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स किस फॉर्म में लेती है? तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेती है। दीज आयंस आर released in the soil upon decomposition and mineralization of soil organic matter, and applied manure by the microorganism are directly from the applied nitrogenous fertilizer. Legume plants fix nitrogen with the help of symbiotic microorganism. एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिस एल्नी, नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे एजेटोबैक्टर स्पीसीज एंड क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज। फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम NH4 एंड NO3 आयंस प्रेजेंट इन सॉइल। द कंटेंट ऑफ N इन हेल्दी प्लांट्स रेंज बिटवीन 1 to 5% डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज आर वेराइटी। फिर हम लोग फंक्शंस देखते हैं। नाइट्रोजन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, बीइंग एन एसेंशियल constituents of several metabolic active compounds. As a constituent of chlorophyll, it harnesses solar energy and fixes atmospheric carbon dioxide as carbohydrates, as amino acids RNA and DNA. It transfers genetic information and regulates cellular metabolism of amino acids and protein that form structural unit of biological catalyst, enzyme and coenzyme etc. of phosphorylated compounds involved in energy transformation. It is a major structural constituent of cell and even of cell wall. 5% nitrogen. Thus it increases growth and development of all living tissues and improves the protein content of fruit grain and quality of fodder and vegetables etc. Deficiency symptoms अगर देखें, nitrogen deficiency is observed in plant grown on soil low in organic matter, less than 0.4% organic matter. Nearly 62% soils are deficient in nitrogen. Plants containing less than 1% nitrogen are generally deficient in nitrogen. As N is translocated from older to new leaves, symptoms of its deficiency first appears on the older leaves, which then advance toward upper leaves, while the new leaves remain green. A pale yellow chlorosis develop near the tip of leaf blade and advances towards the base in V-shaped pattern along the margins until the whole blade turns yellow and then brown, followed by necrosis near the tip. The nitrogen deficient plant are generally stunned, develop late and produce less flower as well as shrived grain. Excess of nitrogen produce leathery dark green succulent leaves of crop. तो ये हमने देखा। अब हम लोग जरा इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन पौधे मृदा विलयन से नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे धान, चावल। ये आयन मृदा में उपस्थित कार्बनिक द्रव्य के अवघटन और खनिज पदार्थ से मोचित होकर सूक्ष्म जीवियों के द्वारा सीधे नाइट्रोजन उर्वरकों द्वारा मिल जाते हैं। फलीदार पौधे सहजीवी सूक्ष्म जीवों जैसे राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिस एल्नी की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि असहजीवी सूक्ष्मजीव जैसे एजेटोबैक्टर प्रजाति और क्लॉस्ट्रिडियम प्रजाति भी मृदा में उपस्थित और आयनों से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्वस्थ पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा 1 से 5% के बीच होती है, जो प्रजाति या किस्म के ऊपर निर्भर करती है। कार्य देखें तो नाइट्रोजन पादप के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, जो उपापचयी सक्रिय यौगिकों के कारण होता है। क्लोरोफिल का घटक होने के कारण यह सौर ऊर्जा और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो अम्लों
आरएनए और डीएनए का भाग होने के कारण अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण और कोशिकीय उपापचयों से प्रोटीन और अमीनो अम्ल के निर्माण में जो संरचनात्मक इकाई और जीव वैज्ञानिक उत्प्रेरक एंजाइम कोएंजाइम आदि और ऊर्जा के स्थानांतरण फास्फोराइलेटिक यौगिकों के निर्माण में सहायता करती है। यह कोशिका की संरचना के बड़े घटकों जैसे कोशिका भित्ति में 5% नाइट्रोजन होती है। यह सभी जीवों की वृद्धि और विकास में सहायक है, सभी सजीव उत्तकों का भाग है और भोजन में प्रोटीन की मात्रा, पशु खाद्य की गुणवत्ता और सब्जियों का आवश्यक अंग है। कमी अगर हो जाए तो हम देखते हैं मृदा जिसमें कार्बनिक द्रव्य की मात्रा 0.4% से कम होती है उसमें नाइट्रोजन हीनता के लक्षण पाए जाते हैं। लगभग 62% मृदा नाइट्रोजनहीन होती है। पौधे जिनमें नाइट्रोजन 1% से कम होती है नाइट्रोजनहीन कहलाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में स्थानांतरित हो जाती है, अतः नाइट्रोजनहीनता के लक्षण मुख्यतः पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं और फिर ऊपरी नई पत्तियों में आ जाते हैं। जबकि नई पत्तियां हरी दिखती हैं। पीली हरिमाहीनता पत्ती के सिरों के पास प्रकट होती है और फिर आधार की ओर भी आकार में सिरों की ओर बढ़ता है, जब तक कि पूरी पत्ती पहले पीली और फिर भूरी न हो जाए और उत्तक क्षय के कारण ऐसा होता है। नाइट्रोजन न्यूनता वाले पौधों की वृद्धि रुक जाती है, विकास धीमा होता है और कम पुष्पन तथा कमजोर दाने उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे फसल की पत्तियां गहरे हरे रंग की और मांसल गूदे युक्त हो जाती है। ये हमने पैराग्राफ को पढ़ा। कई बार हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ बहुत बड़ा दिख रहा है तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर पैराग्राफ में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। चलो हम कोशिश करते हैं आंसर देने की। आउट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवियों में से कौन से सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं, ये हमें देखना है। तो राइजोबियम ये सहजीवी है। फिर हम लोग बात करें एक्टिनोमाइसिस, ये भी सहजीवी है। जबकि ये जो दोनों हैं ये कैसे होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ये है नॉन सिम्बायोटिक। ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है बट नॉन सिम्बायोटिक है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ए एंड डी। ए एंड डी कहां दिख रहा है, तो ए एंड डी ओनली। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो हमको चारों नाइट्रोजन फिक्सर लग रहे हैं तो हम सब आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट। डेफिशिएंसी का सिम्टम नहीं है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन की न्यूनता का लक्षण नहीं है। लीफ येलोइंग, पत्तियां का पीलापन, ये तो है। पत्तियों का हरित रोग मतलब लीफ क्लोरोसिस, ये भी है। नेक्रोसिस नियर लीफ टिप, ये भी हमने पैराग्राफ में देखा। लेदरी डार्क ग्रीन सकुलेंट लीफ, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही आएगा। ये नहीं है क्योंकि नॉट बोला है, क्योंकि ये किसका है, तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जब अधिकता होती है उसके कारण ये होता है, नॉट सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। व्हाट इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट टिश्यू फॉर इट्स डेफिशिएंसी। पौधों के उत्तकों में नाइट्रोजन की न्यूनता के क्रांतिक सांद्रता क्या है। हम जानते हैं 1 to 5% हमने कहा ये होती है, और अगर ये हो जाए 1 और लेस देन 1 हो जाए उसको हम लोग डेफिशिएंट बोलेंगे, इसलिए आंसर आएगा ए 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन इन प्लांट। अभी हमने पढ़ा कि भाई नाइट्रोजन से कौन कौन से कार्य होते हैं। अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये भी करेक्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, इसमें भी भाई हेल्प करता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये भी है। कैटलाइसिस, बायोलॉजिकल कैटलाइसिस, ये भी आएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी है। तो आप देखोगे कि सारे ही यहाँ करेक्ट है, इसलिए हमको देखना है ए बी सी डी एंड ई ओनली, इसलिए आएगा यहाँ पर आंसर बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स। भाई कौन कौन से रूप को पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। साइनाइड को नहीं करती है भाई, नाइट्रेट को करती हैं। अमीनो एसिड्स की बात नहीं हो रही है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नहीं आएगा, अमोनियम आ जाएगा, इसलिए आंसर होगा बी एंड ई। तो बी एंड ई कहाँ दिख रहा है आपको, ये बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी एंड ई। नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में
ये इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये हमने एग्रोनॉमी रिलेटेड, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप कल्टीवेशन, इरिगेशन, वीट साइंस, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने क्वेश्चंस देखे। अब एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर विजय जाट सर आपके सामने उपस्थित हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज BHU 2022 8 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, येलो फीवर कीटोसिस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। ठीक है, येलो फीवर कीटोसिस रोग का कारण है। अब कीटोसिस की अगर हम बात करें तो कीटोसिस अगर देखें तो शायद आपको पता ही होगा कि कीटोसिस का मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ना मिले और एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाए फैट से। ठीक, मतलब ये अब नाराज हो गया है, ये एनर्जी नहीं देना चाहता है, तो फिर हमने हेल्प किसके लिए, इस इमरजेंसी सोर्स का। ठीक है, और ये इमरजेंसी सोर्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोसिस। ठीक है, और कीटोसिस अगर देखें तो ये एक मेटाबॉलिक डिसीज है, उपापचय वाली डिसीज है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइवस्टॉक फीड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज रफेज एंड कंसंट्रेट। ठीक, शायद आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो उसके अंदर इसके ऊपर हमारी डिस्कस हो गई है। ठीक है, द कंसंट्रेट कंटेंट मोर देन % टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट TDN, तो 60% इसका आंसर है। मोर देन 60% जिसके अंदर टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है उसको हम रखेंगे कंसंट्रेट्स के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर लेस देन 60% है वो है रफेज, तो सही आंसर आ जाएगा इसका मोर देन 60%। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ग्रीन फॉरेज, प्रिजर्विंग ग्रीन फॉरेज। ठीक है, क्रॉप इन ए मैच्योर स्टेज एट 15 to 20% मॉइस्चर। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर को हमने बाहर कर दिया, निकाल दिया है, यूं बोलो कि उसको सुखा लिया। ठीक है, फॉर यूज एज एनिमल फीड इज नोन एज। ठीक है, परिपक्व अवस्था में 15 से 20% नमी वाले हरी पत्तीदार फसलों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग करने की विधि को कहते हैं। यानी बोले उस चारे को क्या कहते हैं, तो सूखा चारा है। ठीक है, अब सूखा चारा कौन है देख लेते हैं। तो सूखा चारा देखें तो साइलेज है नहीं, ठीक है सूखा चारा है। पॉलिशिंग अलग चीज हो गई, ठीक है, स्टिपिंग भी अलग चीज हो गई। तो सूखा चारा देखें तो कौन है, और इसके अंदर मॉइस्चर % 12 to 15%, तो जो रेंज उसने बताई है 50 to 20 उसमें ये बैठ रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा है। और है अगर देखें तो हम ग्रीन फॉरेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। ग्रीन फॉरेज को 2 तरह से प्रिजर्व करते हैं, एक साइलेज के फॉर्म में और एक है के फॉर्म में। ठीक है, साइलेज ग्रीन कंडीशन है और है ड्राई कंडीशन है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ चीज डिटरमाइंस वेदर इट इज हार्ड चीज, सेमी हार्ड और सॉफ्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग चीज टाइप हैव ए मॉइस्चर ऑफ 20 to 42%, और 20 to 42% है हार्ड चीज। हार्ड चीज में अगर देखें तो 20 to 42% मॉइस्चर होता है। इससे ज्यादा मॉइस्चर हुआ सेमी हार्ड, और ज्यादा हुआ तो सॉफ्ट। ठीक, अब हार्ड चीज कौन है, तो हार्ड चीज है चेड्डर, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मॉइस्चर % 36.8% होता है। 36.8 वो इस रेंज में आ रहा है। ठीक, बाकी अगर देखें जैसे एडम की अगर हम बात करें तो एडम नीदरलैंड का है और ये सेमी हार्ड टाइप का है, सेमी हार्ड। फिर कॉटेज अगर देखें तो ये सॉफ्ट चीज है। ठीक है, जो उसने बोला नर्म है, सॉफ्ट है या नर्म है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट है या नर्म चीज है। और घोड़ा अगर देखें तो ये सेमी हार्ड चीज है। ठीक है, तो ये हो गया सेमी हार्ड, ये हो गया सेमी हार्ड, ये सॉफ्ट है। हार्ड अगर देखें तो वो है चेड्डर, सही आंसर आ जाएगा चेड्डर चीज। फिर है द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो इसकी डिस्कस शायद आपने देखा हो, तो इससे पहले जो वीडियो आए वीडियो थे उन वीडियोस में हो गई है।
ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें तो यह है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सही आंसर आएगा इसका मिल्क प्रोडक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिल्च ब्रीड ऑफ केटल, ठीक है। मिल्च ब्रीड पूछा है, केटल, केटल मतलब गाय की, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं की दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल नहीं है, ठीक है। तो गिर मिल्च ब्रीड है, साहिवाल मिल्च ब्रीड है, नागौरी मिल्च नहीं है, ये ड्रॉट ब्रीड है, मतलब ड्राफ्ट ब्रीड, ड्राफ्ट मतलब भारवाही, ठीक है। फिर है थारपारकर मिल्च ब्रीड है। ये तीनों की तीनों मिल्च है। मिल्च के लिए एक चाहे तो उसके लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक एक नोट कर लें, मिल्च ब्रीड के लिए RTGSS, ठीक, राठी, थारपारकर, गिर, सिंधी और रेड सिंधी, ठीक है, और साहिवाल RTGSS, ठीक। तो ये 5 ब्रीड्स हैं जो कि मिल्च है, दुधारू है। क्या पूछा उसने? नॉट, नहीं है, तो नहीं में नागौरी नहीं। चलो, तो ये है हमारा BHU का 22 का पेपर, 2022 का पेपर था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया पेपर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं CUET के पेपर की, बायोकेमिस्ट्री और जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाला जो पेपर होता है, जो एग्रीकल्चर के अंदर हर साल इससे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोगों को बात करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है, एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप्स इज। क्लेविसेप्स जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? क्लेविसेप्स एक प्रकार का कवक होता है। क्लेविसेप्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? कवक होता है। और ये जो क्लेविसेप्स कवक होता है, इस क्लेविसेप्स कवक की वजह से या फंगस की वजह से कौन सा एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड होता है, या इससे कौन सा एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लेविसेप्स होता है वो अर्गट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्गट जो डिजीज होती है, अर्गट जो बीमारी होती है, ये ज्वार और बाजरे के अंदर पाई जाती है। तो अर्गट बीमारी, तो अर्गोटॉक्सिन जो होता है ये क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको अर्गोटामाइन भी कहते हैं। अर्गोटामाइन भी प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। पेनिसिलिन जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। जिब्रेलिक एसिड होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बेरी का आकार बढ़ाता है, बेरी का आकार बढ़ाता है, इंक्रीज द साइज ऑफ बेरी, बेरी की साइज या जो फल का आकार होता है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है ये किससे मिलता है? सैलिसिलिक जो अम्ल होता है ये व्हाइट विलो जो है, व्हाइट विलो की छाल, व्हाइट विलो की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोगों से यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि भैया क्लेविसेप्स से प्राप्त एल्केलॉइड है तो कौन सा होता है? अर्गोटॉक्सिन जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एम्सेक्टा मूरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। एम्सेक्टा मूरी जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है या किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एम्सेक्टा मूरी जो होता है, एम्सेक्टा जो मूरी है, एम्सेक्टा जो मूरी है वो रेड हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम होता है। व्हाइट फ्लाई का क्या होता है? व्हाइट फ्लाई का होता है बेमिसिया टबाकी,
बेमिसिया बेमिसिया टबाकी जो है ये साइंटिफिक नेम होता है वाइट फ्लाई का, बेमिसिया टबाकी। और एम्सेक्टा मोरिकिस का रेड हेरी कैटरपिलर। लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉक्सिनेला स्पीसीज, कॉक्सिनेला स्पीसीज जो है ये होता है लेडी बर्ड बीटल का। फली छेदक का क्या होता है भैया? फली छेदक का होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है ये साइंटिफिक नेम किसका होता है? ये होता है पॉट बोरर का। तो यहां से हम लोगों से पूछा गया था कि भैया एम्सेक्टा मोरिकिस का वैज्ञानिक नाम है, तो रेड हेरी कैटरपिलर का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? इनकरेक्ट हम लोगों को ढूंढना है, असत्य हम लोगों को ढूंढना है। सबसे पहला है ABA इज अ ग्रोथ रिटार्डेंट, ABA एक वृद्धि मंदक है, बिल्कुल सही है। ABA जो होता है एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ रिटार्डेंट की तरह काम करता है। इथिलीन इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन, इथिलीन जो होता है गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, डेफिनेटली इथिलीन जो होता है गैसियस प्लांट हार्मोन होता है जो फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन भी होता है ये। कंजर्वेशन इन जीन बैंक इज इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में आता है क्या जीन बैंक? जीन बैंक इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है, जीन बैंक काय में आता भैया? एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। तो मतलब ये भी आपका क्या ये आपका क्या हो गया? ये आपका पहला असत्य कथन ये आया है। फिर अगला है द लॉस और गेन ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि असुगुणिता कहलाती है, एन्यूप्लॉइडी कहलाती है, डेफिनेटली एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2n-1 पढ़ते हैं, तो भैया ये क्या होता है? ये होती है आपकी मोनोसोमिक कंडीशन होती है। ठीक है, 2n-1 कौन सी होती है? डबल मोनोसोमिक कंडीशन होती है। 2n-2 क्या होती है? नलीसोमिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये तो सही है। तो एक तो ये आया है आपका, एक ये वाला आया है सी। एक और देखते हैं, इंडिविजुअल्स विद अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड, क्रोमोसोम के एकल सेट वाले जीव द्विगुणित कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं भैया, अगुणित कहलाते हैं, हैप्लॉइड कहलाते हैं। तो एक आ गया ये आपका। तो ये जो दोनों है ये असत्य कथन है, सी और ई। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन दिया है ए बी एंड ई ओनली, सी एंड ई ओनली, ए बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा आपका बी बॉम्बे। ठीक है, यानी कि असत्य कथन कौन कौन से हैं? सी और ई वाला जो है ये असत्य कथन है। बाकी के जो तीनों कथन आपको दिए गए हैं ए बी और डी जो दिया गया है ये क्या है? सत्य कथन है। अगला प्रश्न है अरेंजमेंट द फॉलोइंग इवेंट्स इन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस, पराग स्त्रीकेशर संकर्षण की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, कोई पौधा है, ये कोई प्लांट है, ये कोई पौधा है। इस पौधे में ये वाला पोर्शन हम लोग मान लेते हैं, ये आपका और ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? इसके अंदर कौन है भैया? इसके अंदर है पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो रहे हैं और ये आएंगे स्टिग्मा पर। ठीक है, क्या पूछा है? पराग स्त्रीकेशर, पोलन पिस्टिल। तो ये जो पोलन है ये कहां आया भैया? स्टिग्मा पर। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है स्टिग्मा। ये कौन सा पोर्शन है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। याद रखिएगा ये क्या है? स्टिग्मा। अब ये जो पोलन आता है ये क्या बनाता है भैया? पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। तो ये इसके अंदर किसका फॉर्मेशन करेगा? पोलन ट्यूब का। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? ये हो गई पोलन ट्यूब वाली, पोलन ट्यूब वाली कंडीशन हो गई।
ये जो पोलन ट्यूब वाली कंडीशन होती है, ये इसके अंदर क्या होते हैं भैया, यहाँ पे होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं भैया, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है ये किसके अंदर इंसर्ट करती है, ये एंट्री करती है, ये पोलन ट्यूब आई और ये किसके अंदर चली गई, ये ओव्यूल के अंदर चली गई। ओव्यूल के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। तो ये जो किसके अंदर चली जाएगी, फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर चली जाएगी। बना देता हूं यहाँ पे, मैं रेड कलर से बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। याद रखिएगा, तो पहले ये ओव्यूल के अंदर जाएगी, फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन दी गई है, कौन कौन सी स्टेज कब कब बन रही है। सबसे पहले तो भैया ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ गए, स्टिग्मा पर। तो यहाँ पे देखते हैं डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ये आ गया भैया आपका फर्स्ट पॉइंट। ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब क्या कर रही है भैया, ये पोलन ट्यूब कर रहा है डेवलपमेंट। पोलन ट्यूब क्या कर रहा है भैया, ये कर रहा है डेवलपमेंट, यानी कि 2 नंबर का क्या आ जाएगा आपका, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ है। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास हुआ है, ठीक है। 2 नंबर आ गया आपका ई। उसके बाद पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ हो रही भैया, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है ओव्यूल के अंदर, तो ये हो गया आपका 3 नंबर। फिर पोलन ओव्यूल के बाद में किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री हो रही है, तो ये आपका हो गया 4था नंबर का पॉइंट, एम्ब्रियो सेक वाला। फिर लास्ट में बचा हुआ है तो ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले नंबर पे आएगा सी, तो यहाँ पे देखो ना तो इसके अंदर सी है ना इसके अंदर सी है, पहले नंबर पे ये दोनों हट गए। बी और सी के अंदर सी पहले दिया है। फिर सी के बाद में कौन आ रहा है, ई। देखो किसके अंदर सी के बाद में ई आ रहा है, दोनों के बाद, दोनों में सी के बाद में ई आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका तीसरा नंबर ए। तो क्या इसमें ए है, नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा भैया, सी चेन्नई। यानी कि पहली अवस्था रहेगी ये सी वाली, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। फिर रहेगी ई वाली, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। फिर रहेगी ए वाली, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। फिर रहेगी डी वाली, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। फिर रहेगी बी वाली, रिलीज ऑफ मेल गैमेट इनटू द एम्ब्रियो सेक। ये कंडीशन बनती है। इस तरह से आपका आंसर क्या जाएगा, सी चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। इनमें से कौन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कौन रिलेटेड है। सबसे पहला प्रश्न, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये भी सही है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस बोलते हैं इसको। इट हैज क्रिस्टी इन इट्स आउटर मेम्ब्रेन, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होता है वो इनर मेम्ब्रेन पर होता है। कहाँ होता है भैया, इनर मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। मैट्रिक्स अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन के बीच में होता है मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं होता है। इट हैज 80S राइबोसोम्स, इसमें 80S राइबोसोम्स होते हैं, नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। दे आर साइड ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये भी सही है, यानी कि ए और ई आपका सही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आगरा। क्या आंसर आ जाएगा भैया, ए आगरा आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विकुंडलित डीएनए का गुण नहीं है। डबल हेलिकल जो आपका डीएनए होता है उसका गुण नहीं है। तो आपने देखा होगा डीएनए क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक कुंडली हो गई डीएनए की, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे आ जाती है ये दूसरी कुंडली, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भैया अलग अलग तरीके से आपके क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनस बेस से ये जुड़ा होता है, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस ये हो गया, एक ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। फिर मान लीजिए कि कौन सा कलर लिया जाए, ये एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, तो ये आपका दूसरा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से द्विकुंडलित संरचना होती है, ठीक है, किसकी, डीएनए की। अब क्या है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो सही है भैया, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है डीएनए। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी कि यहाँ पे 5 डैश, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 डैश, यहाँ पे आपका 3 डैश, तो यहाँ पे आपका क्या होता है 5 डैश। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, बिल्कुल सही है। दोनों श्रृंखलाएं वामवर्ती कुंडलित होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, नहीं होती है। कौन सी साइड में होती है भैया? राइट हैंडेड होती है। कौन सी होती है? राइट हैंडेड, ये याद रखिएगा। कौन सी होती है? राइट हैंडेड, राइट हैंडेड होता भैया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है, तो नॉट अ फीचर। अभी एक और पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेट 0.34 नैनोमीटर, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका सी चेन्नई। आंसर क्या आ जाएगा भैया? सी चेन्नई आ जाएगा, याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर जो होती है हेलिक्स के अंदर, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर होती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि 10 बेस पेयर का क्या होगा, तो भैया आप इसके अंदर 10 का इंटू कर लीजिए, तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स स्टोर ऑयल्स एंड फैट? निम्न में से कौन सा प्लास्टिड तेल और वसाओं का संग्रह करता है? तेल और वसाओं का संग्रह कौन करता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्यूरोप्लास्ट की। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है भैया? प्रोटीन का स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। फिर हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये क्या करता है? क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर, क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट की। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है भैया? संग्रह करता है। फिर बचा हुआ है एलियोप्लास्ट। तो ये क्या करता है भैया? लिपिड, ठीक है, लिपिड, जिसके अंदर आपका क्या आता है? ऑयल भी आता है एंड फैट आता है, उसका स्टोरेज करता है। इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा? एलायोप्लास्ट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? एलाइयोप्लास्ट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आगरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? विटामिन जो होते हैं वो बेसिक वे में सोल्यूबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। अगर आप विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सोल्यूबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो फैट सोल्यूबल आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, फडेक, ADEK, ठीक है। ये जो ADEK होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो हमसे यहाँ यही प्रश्न पूछा गया है कि जल विलय कौन सा है, तो विटामिन बी जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा? जल विलय विटामिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन मोनोसैकेराइड्स हैं? मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है, मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? सिंगल यूनिट ऑफ शुगर या सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शर्करा की एकल इकाई होती है, इनको हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं भैया? तो मोनोसैकेराइड में आएगा आपका ग्लूकोज, एक ग्लूकोज हो गया, एक आपका गैलेक्टोज हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। जबकि सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड, याद रखिएगा। ये क्या होता है? सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है। लैक्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड। लैक्टोज भी क्या है भैया? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज मिलकर बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज,
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ये लैक्टोज। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बी और ई। ए, बी और ई कहां पे है? ये आपका सी चेन्नई में दिया है, आंसर आ जाएगा आपका सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, ये याद रखिएगा। ईजे बटलर जो है वो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। साथ में ही किसके जनक है भैया? साथ में ही ये जनक है माइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में कवक विज्ञान के फादर भी यही है, माइकोलॉजी के फादर भी यही है भैया, ठीक है। तो आंसर है बी, बॉम्बे। अगला प्रश्न, हु डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन 1789। 1789 में किसने एल्कोहलिक किण्वन की प्रक्रिया का वर्णन किया था? तो याद रखने वाला पॉइंट है ये भी, लेवोशियर ने किया था। किसने किया था? लेवोशियर ने सबसे पहले 1789 में एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया को डिस्क्राइब किया था, या इसका क्या किया था? वर्णन किया था। ये याद रखने वाली चीज है। अगला है, which layer of atmosphere is also termed as chemosphere due to preponderance of chemical process। रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रधानता के कारण वायुमंडल की कौन सी परत रसायन मंडल कीमोस्फीयर कहलाती है? वायुमंडल आप लोगों को पता होना चाहिए। वायुमंडल जो है वो सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, 8 से लेकर 20 किलोमीटर का एरिया होता है इसका। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये कितना होता है भैया? ये होता है 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? मीजोस्फीयर। इसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर, या फिर आप इसको ओजोनोस्फीयर भी बोल सकते हो। ये आता है 30 से 60 किलोमीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कीमोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोस्फीयर। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका सबसे ऊपरी पोर्शन जो है वो आता है आपका थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीजोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर, कीमोस्फीयर कहते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या जाएगा? बी, बॉम्बे। अगर कीमोस्फीयर आपसे पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? मीजोस्फीयर। अगला प्रश्न नहीं है, अगला जो हम लोगों को दिया गया है, ये क्या दिया गया है भैया? ये पैसेज हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को आंसर देना है। पैसेज को हम लोग पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले है, एज ऑफ 2022 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट एस्टिमेट्स दैट मोर देन 32% ऑफ फंगल, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन। मतलब 32% के लगभग जो ये जीव दिए गए हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ये विलोपन की कगार पे आ चुके हैं। दिस 6 मास एक्सटिंक्शन इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिंग बायोमास ऑफ humans necessitating a distinct name for this geological epoch, the एंथ्रोपोसिन, ठीक है। अब एंथ्रोपोसिन का मतलब होता है मानव के द्वारा होने वाला विलोपन, या मानव के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं होती है वो, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द वर्टिब्रेट एक्सटिंक्शन रेट हैव बीन linearly
कोरिलेटेड ओवर द पास्ट 500 ईयर्स। जनसंख्या, मानव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बाकी दूसरे जीवों का विलोपन होता जा रहा है, ठीक है। करेंटली ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन लेस देन 1% ऑफ द 35,500 species assessed as threatened with extinction have an available genome assembly, and to date most are in draft form. Conservation genomics leverage genetic data from individual loci to genomic scale data sets to aid preservation of species and population level biodiversity. This includes using genomic data to measure effective population size, demographic history, and genetic diversity, and to perform genetic manipulation pre or post extinction. मतलब अगर हम लोग जीनोमिक डेटा को अगर हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो हम लोग बहुत सारी जो विलोपन की कगार पर आने वाली जीव जंतुओं की जातियां होती है उनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। Many of these efforts have been conducted using first and second generation genome sequencing and assembling technologies with short reads leading to sequence error, structural errors and missing sequences. जो या आपकी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन का जो जीनोम है उसके जीनोम सीक्वेंसिंग, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है एक तो भैया सीक्वेंस की एरर्स जो है उसके अंदर आती है, स्ट्रक्चरल एरर्स उसके अंदर आती है, मिसिंग सीक्वेंसेस जो होती है उसके अंदर आती है। नाउ थर्ड जनरेशन जीनोम टेक्नोलॉजीज विथ इंप्रूवमेंट इन लॉन्गर रीड लेंथ, न्यूक्लियोटाइड एक्यूरेसी, क्रोमोसोमल मैप्स एंड असेंबली algorithm have led to more complete assemblies. जो भी थर्ड जनरेशन का जो जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है उसके अंदर कौन कौन आता है, उसके अंदर लॉन्गर रेड लेंथ आती है, न्यूक्लियोटाइड की एक्यूरेसी आती है, क्रोमोसोमल के मैप्स आते हैं, ये सभी उसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। दिस हाई क्वालिटी असेंबलीज हैव 10 to 200 folds improvement in quality metrics, including the amount of sequence assignable to chromosomes, gene pool assembled, and recovery of GC rich regulatory regions. In human genome, 98% DNA sequence are non-protein coding regions that were previously disgraded. In fact, non-coding region host a variety of cis-regularity region which precisely control the expression of genes. इसी का हिंदी जो है ये हम लोगों को इधर दिया गया है कि 2022 की ICUN की लाल सूची के अनुसार 32% से अधिक कवकों, पादपों और प्राणियों की जातियों का विलोपन जो है वो खतरे में है। छठे वृहद विलोपन का कारण मानव के क्रियाकलाप और जैव मात्रा का प्रसार और इसका नया नामकरण एंथ्रोपोसिन है। पिछले 500 वर्षों से मानव जनसंख्या में वृद्धि हुई है और कशेरुकियों के विलोपन में संरक्षी संबंध है। वर्तमान में केवल एक छोटा भाग मतलब लेस देन 1% जातियों के विलोपन का खतरा है और यह सब आज की तिथि में लिखित अवस्था में है। संरक्षण जीनोमिक्स प्रजातियों और जनसंख्या स्तर की जैव विविधता के संरक्षण में सहायता के लिए व्यक्तिगत लोकाई से जीनोमिक स्केल डाटा सेट तक आनुवंशिकी डाटा का लाभ उठाता है। इसमें जीनोमिक डाटा को प्रभावित जनसंख्या, आकार, बसावट का इतिहास और आनुवंशिक विविधता और पूर्व या पश्च विलोपन सम्मिलित है। पहली और दूसरी पीढ़ी की जीनोम अनुक्रम जो होता है, जीनोमिक सीक्वेंस जो होता है, उसमें एकत्रीकरण, छोटे छोटे पठन, अनुक्रम में त्रुटियां, संरचनात्मक त्रुटियां और खोई हुए अनुक्रम की त्रुटियां दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं। जबकि तीसरी पीढ़ी के लंबे पठन, न्यूक्लियोटाइड की परिशुद्धता, क्रोमोसोम का मानचित्र और युग्मन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा नए आयाम खुले हैं। इन उच्च स्तर की असेंबलीज में 10 से 200 गुना सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, जिनमें गुणवत्ता मैट्रिक्स, गुणसूत्रों में अनुक्रम में एकत्र होने की योग्यता, जीसी समृद्ध नियामक क्षेत्रों की पुनर्प्राप्ति इसमें सम्मिलित है। मानव जीनोम में 98% जो डीएनए होता है वो किसी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो 100% डीएनए, उसमें से 90% डीएनए ऐसा होता है जो क्या करता है, जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करता है, जिसे पहले अनदेखा कर दिया गया था। वास्तव में कूटलेखित न होने वाले क्षेत्र, सिस नियामक क्षेत्र, जीन की अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब ये पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया। इस पैसेज के आधार पर बनेंगे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिचित के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। एंथ्रोपोसिन रिफर्स टू दी
एक्सटिंक्शन कॉज्ड एंथ्रोपोसिन का संदर्भ के कारण विलोपन से है। किसके कारण विलोपन से भैया? मानव के द्वारा होने वाले विलोपन से। पढ़ लिया है हम लोगों ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रेखीय धनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लीनियर पॉजिटिव रिलेशन, डिक्लाइन इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन वर्टब्रेट एक्सटिंक्शन, मानव जनसंख्या में कमी और कशेरुकी की विलोपन में वृद्धि। ये तो गलत है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन वर्टब्रेट एक्सटिंक्शन, मानव जनसंख्या में वृद्धि और कशेरुकी की विलोपन में जो वृद्धि होती है वो रेखीय धनात्मक संबंध प्रदर्शित करती है। फिर अगला है, मानव जनसंख्या में वृद्धि और कशेरुकी की विलोपन में कमी, ये नहीं आएगा। मानव जनसंख्या और कशेरुकी की विलोपन स्थिर रहते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आंसर आएगा आपका बी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की जीनोम तकनीकों के कारण होती है, किसके कारण? सीक्वेंस एरर, ये तो प्रथम और द्वितीय, स्ट्रक्चरल प्रथम एवं द्वितीय, इंप्रूव इन न्यूक्लियोटाइड एक्यूरेसी, बिल्कुल ये सही है। और मिसिंग सीक्वेंस डाटा, ये भी क्या है? प्रथम और द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी चेन्नई। अगला प्रश्न है, अधिक लंबी पड़ी जाने वाली असेंबली प्रौद्योगिकी के कारण होती है। असेंबली टेक्नोलॉजीज विथ लॉन्गर रीड लेंथ लीड्स टू इंक्रीज इन सीक्वेंसिंग एरर, इंप्रूव इन फुली असेंबलिंग जीन एंड रिकवर जीसी रिच रेगुलेटरी रीजन, इंक्रीज द मिसिंग सीक्वेंस, इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पहला है सीक्वेंसिंग एरर का, ये भी आपकी प्रथम पीढ़ी का था, प्रथम द्वितीय पीढ़ी का था। यही है जो कहाँ था भैया? तृतीय पीढ़ी में। और हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉन्गर रीड लेंथ जो है वो किसका है? तृतीय पीढ़ी का है। तो ना तो सी आएगा ना डी आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? बी बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिकांश मानव जीनोम में होता है। मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन जीनोम कंस्टिट्यूट जंक डीएनए और नॉन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, स्मॉल कोडिंग रीजन, प्रोटीन कोडिंग रीजन। तो आपको पता है क्या होता है भैया? अकुट लेखित क्षेत्र होता है। 98% के लगभग जो डीएनए होता है वो क्या होता है? अकुट लेखित होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे CUET 2023 के, ये आज हम लोगों ने सोल्व किए हैं। मिलते हैं आगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।